Hello friends, this is Dr. Chandni. Welcome to my channel Dr. Chandni's Homeopathy. हम ले रहे हैं इस सीरीज़ में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट होती है, कैसे प्रोसेस होती है, कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, एंड द ग्रेशियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन from the lungs to the peripheral tissues and cells via blood. अब हम इसके कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो आज का हम लेने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लेकिन हम आज लेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जिसमें हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और उसके और जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ the respiratory systems and what are their mechanisms. So हम ये देख लेते हैं. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं हमको. नेक्स्ट इज द 5 मार्क क्वेश्चंस and then the long question and answer of about 15 marks. तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से. आप इन सबको रेडी कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा. हम शुरू करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. तो इसकी हमने डेफिनेशन प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में देखी, बहुत ही शॉर्ट में जल्दी में देखेंगे हम. तो बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन इनहेल्ड एंड कैरीड बाय द ब्लड टू द टिश्यूज़ एंड CO2 इज़ रिलीज बाय द टिश्यूज़ एंड कैरीड बाय ब्लड टू द लंग्स, एंड इट्स कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस. नॉर्मली वेंटिलेशन, इंट्रापल्मोनरी गैसियस मिक्सिंग, डिफ्यूजन एंड द परफ्यूजन. वेंटिलेशन में जो ब्रीदिंग हमने देखी थी, पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट हमने पढ़ा हुआ है, कैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है. ये इंट्रापल्मोनरी गैस मिक्सिंग में गैसियस मिक्सिंग कैसे होती है CO2 एंड ऑक्सीजन की फ्रॉम द लंग्स टू द पल्मोनरी वेसल्स. डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन depends on the partial pressure or the tissue gradient between both of these, and perfusion is from blood vessels to the tissues. कैसे perfusion होता है, और इसकी 2 phases होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ये आपको सब लिखना है. उसके बाद pulmonary ventilation, passage of air in and out of the lungs during the inspiration and expiration, उसको हम क्या बोलते हैं, total pulmonary ventilation, जो कितना होता है 20 to 14 टाइम्स या फिर 20 to 14 मिनट्स पर आवर होता है. ठीक है. और अप्रॉक्स 500 ml ऑफ एयर जो है इसमें यूज़ होती है for inhaling and exhaling. What is intrapleural pressure? It is existing pleural pressure in the between the pleural membranes. उसको visceral और parietal pleural membrane के बीच में जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर. ठीक है. अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये हमेशा नेगेटिव में रहता है. अगर नेगेटिव में नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कोलैप्स और फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा लंग्स मेम्ब्रेन में, इसीलिए ये नेगेटिव में होता है. ठीक है. एन्यूमरेट द इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स. तो हमने देखी है इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, स्केलिन मसल, एंटीरियर सेरेटाई एंड द स्कैपुलाe, लेवेटर्स एंड द पेक्टोरलिस मसल्स. एक्सपिरेटरी मसल्स कौन सी होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड दी एब्डोमिनल वॉल मसल्स. ठीक है. नाउ सर्फेक्टेंट की बात हम कर रहे थे. ये क्या होता है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, लंग्स को कोलैप्स कंडीशन से प्रिवेंट करता है. ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके रखता है, और इसी के कारण क्या होता है, जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं हो सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो कोलैप्स नहीं हो सकते हैं. सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट सिक्रीशन कौन से होते हैं, टाइप 2 एल्वेलर सेल्स, दैट इज न्यूमोसाइट्स, जो लंग पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं, एंड द क्लैरा सेल्स. व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द गैसियस एक्सचेंज. क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए. तो हमने देखा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, गैसियस सॉल्युबिलिटी कैसी है वो होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस देखा हमने. ठीक है.
थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड करता है. व्हाट इज़ हाइपोवेंटिलेशन? नॉर्मल वेंटिलेशन रेट पता है अपने को 12 to 14 मिनट्स पर आवर होता है. अगर इससे डिक्रीज़ हुआ है रेस्पिरेटरी रेट तो क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन. और अगर इससे इंक्रीज़ हुआ है तो क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन, जिसका अभी हमको नहीं पूछा है. तो हम हाइपोवेंटिलेशन देखते हैं किस किस कंडीशन में होता है. ड्यूरिंग द पार्शियल पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन है, किसी कारण से हम हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं वहाँ पे यह देखने को मिल सकता है. ठीक है. और हाइपर कैपनिया की कंडीशन में ऑब्वियसली. नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम? रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट ऑफ लंग्स एवरी मिनट. हर मिनट में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम, जो कितना होता है? अप्रॉक्स 6000 ml होता है. और ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लाइक हाइपरवेंटिलेशन, एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह की कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट इज़ बोहर्स इफेक्ट? जो हमने देखा था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है, वहाँ हमको बोहर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ होती है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन की एफिनिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिक्रीज़ होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ कंबाइन कर सकता है. ये होता है बोहर्स इफेक्ट. नाउ what factor causes shift of oxygen dissociation curves towards the right side? So ये हमने देखा था कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तब, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब, या फिर एक्सेस ऑफ डीपीजी हो जाएगा इन द आरबीसी मॉलिक्यूल, तब ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन. फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि हम ये टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप ये आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. सो यस, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी यूनिट? सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देखा स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, वोकल कॉर्ड से लेकर तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही थी, लेकिन उसमें रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होती? तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी यूनिट्स जब हमने देखा ट्रैकिया जो बाइफर्केट हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाइज में, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वहाँ से हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट शुरू होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट. तो किस किस से बनी होती है ये? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वेोलर डक्ट्स, फिर रेस्पिरेटरी एट्रियम जो कि एल्वेोलर सैक में होता है, और पल्मोनरी एल्वेोलाइज, इन सब से मिलके बनी होती है रेस्पिरेटरी यूनिट. कहाँ से हो रही है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे एल्वेोलर डक्ट हो गई, यहाँ पे ये पल्मोनरी एल्वेोलर सैक्स हो गए, ये कंप्राइज करते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड हमने देखा ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है CO2. ये पता है हमको, तो इसको हम डिटेल में लिख सकते हैं बहुत आराम से. ये इसका बेसिक डायग्राम है. नाउ डिस्क्राइब अबाउट ट्रैकिया एंड लंग्स. ट्रैकिया हमने देखा था एक मस्कुलेचर हॉलो वेंट पाइप होता है जो कि कार्टिलेजिनस रिंग से एंटीरियरली सराउंडेड होता है एंड पोस्टीरियरली फ्लैटेंड होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईसोफेगस सिचुएटेड होती है. इसका एक्सटर्नल डायमीटर अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है एडल्ट मेल में, एंड फीमेल्स में 1.5 सेंटीमीटर होता है. ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस या फिर सी शेप्ड रिंग से सराउंडेड होता है. ठीक है. उसके बाद प्लेंटर सेरोम्यूकस सेल्स होते हैं, इसमें म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द ग्लोबेट सीलिया जो क्या करते हैं? एनी इन्फेक्शियस एजेंट को प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया में फर्दर एंट्री लेने से, और एयर को है वो वहीं पे ही क्या करते हैं? साफ़ कर लेते हैं, और जो फ्रेश एयर और जो साफ़ क्लीन एयर होती है वो ही हम आगे पास करते हैं ट्रैकिया में इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाइज. सो ये फॉरेन पार्टिकल्स को और बैक्टीरियल एजेंट्स को जो है प्रिवेंट करते हैं एंट्री लेने से ग्लोबुलेट सीलियास. लंग्स क्या होता है? मेन रेस्पिरेटरी प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम बोलते हैं. 2 लंग्स इन ईच साइड प्रेजेंट होते हैं. जो लेफ़्ट साइड होता है वो 3 लोब्स में क्लासिफाइड होता है.
अपर लोब, लोअर लोब एंड द मिडिल लोब, एंड राइट साइड में 2 होते हैं, दैट इज सुपीरियर और इन्फीरियर भी बोल सकते हैं। अपर एंड लोअर लोब को हम, इसमें जो लंग्स है वो इनर पैराइटल और आउटर वाइसरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उन मेम्ब्रेन में फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ इंट्राप्लूरल फ्लूइड ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसको कोलैप्स की कंडीशन से बचाना होता है। 2.3 mmHg का प्रेशर हमेशा -2.3 mmHg का प्रेशर हमेशा बना होता है वहाँ पे। फिर ट्रायंगुलर डिप्रेशंस होते हैं लंग्स में, उसको हम बोलते हैं हाइलम, जहाँ से प्राइमरी ब्रोंकस की एंट्री होती है। ये है लंग्स का स्ट्रक्चर। देन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एक्सटेंड्स इनटू द एल्वियोलर डक्ट एंड टू द पल्मोनरी एल्वियोलाई। ये रेजिमोज स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत एल्वियोलर सेक्स होते हैं, इसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं या फिर छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, जिससे कि क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होती है। ठीक है, पॉलीगोनल शेप्ड के होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि इनके बीच में कोई स्पेस ना हो, और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द माइन्यूट पोर्स। और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर बनी होती है, जो कि इसको ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम से सेपरेट करती है। और थिन लेयर इसलिए होती है ताकि डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से हो पाए। इसके के साथ ही इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि इंट्रा एल्वियोलर सेप्टा बनाते हैं। माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके साइटोप्लाज्म में जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स देखे हमने, वो क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं। सर्फेक्टेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके एल्वियोलाई को ओपन रखता है और कोलैप्सिंग से बचाता है। तो ये सब चीज़ें हमको पता है। एल्वियोलर टिश्यूज़ में इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, और ये क्या करते हैं? इलास्टिसिटी जो है ये रिकॉइलिंग, मतलब इलास्टिसिटी क्या करती है? उसको कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्फाइसीमा एंड द डेड स्पेस। सो एम्फाइसीमा में क्या होगा फ्रेंड्स? एल्वियोलो वॉल्स जो है एल्वियोलाई में हमने देखा है इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर से फिल्ड होती है, और जब एयर इसमें रिमेनिंग अमाउंट में बच जाता है और प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है? एम्फाइजीमा। और ये क्या करेगा फिर? इम्प्रॉपर इलास्टिसिटी क्रिएट करेगा, जिसके कारण जो एयर सैक है वो परसिस्टेंटली ओपन ही रहेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एम्फाइजीमा। और ये कंडीशन कब बनती है? क्रॉनिक स्मोकर्स में बनती है ये, और इसीलिए इसको स्मोकर डिसीज़ भी बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है? क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा अगर एल्वियोलर सैक में, तो हम फ्रेश एयर इनहेल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो होता है एम्फाइजीमा। एंड नाउ व्हाट इज़ डेड स्पेस? डेड स्पेस क्या होती है? अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमने देखा था ट्रैकिया में, वहाँ पे क्या होता है? ईच इंस्पिरेशन के टाइम पे जो एयर प्रेजेंट होती है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर अपर पार्ट में जो प्रेजेंट होती है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही है। ठीक है, तो वो क्या हो रही है? गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही है, और वो वहीं पे ही प्लेस्ड होती है। कहाँ पे? अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस। 2 तरह का होता है, एनाटॉमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल डेड स्पेस किस कारण से होता है? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शंस हुआ, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के स्टिमुलेशन के कारण गुस्से वगैरह में ठसका लगना, एड्रेनलिन इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके कारण क्या होती है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्रिएट होती है, जो कि रफली 150 ml तक होती है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है? जब प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेस्ट एयर का सप्लाई नहीं हो पाता है अपाइकल लोअर पार्ट ऑफ एल्वियोलाई में, और इसीलिए वो गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले पाती, इसीलिए उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। Now what is Harris-Brewer's reflex? Harris-Brewer's inflation and the deflation reflex. अब ये होता क्या है? ये ओवर डिस्टेंशन लंग्स का ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम पे प्रिवेंट करता है, और कोलैप्स की कंडीशन बचाता है, जो कि सर्फेक्टेंट के प्रेजेंस के कारण होता है। इसी रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? हैरिंग्स ब्रीवर रिफ्लेक्स। इन्फ्लेशन कब होता है? जब
इंस्पिरेशन होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि लंग्स में लोकेटेड होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं और लंग्स को स्ट्रेच करते हैं, तो यहाँ पे ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए, तो ये होता है हेरिंग्स ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। और यहाँ पे ओवर कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, वो होता है हेरिंग्स ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। तो ये एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो कि लंग्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। नाउ व्हाट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस, एंड ऑल बोथ ऑफ दीज कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर गैस प्रॉपर सॉल्युबल नहीं हो रही है तब भी डिफ्यूजन अफेक्ट होगा, या जल्दी सॉल्युबल हो रही है तब भी। एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 1.0, CO2 का होता है 20.3, N2 का होता है 0.53 एंड हीलियम का होता है 0.95। नाउ डिफाइन वाइटल कैपेसिटी अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तो जितना मैक्सिमम अमाउंट हम एयर एक्सपायर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम से मिलके बनी होती है। अप्रॉक्स कितनी होती है? 4500 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल पता है हमको, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है हमेशा आफ्टर द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम डेड स्पेस भी कंसिडर कर सकते हैं। Now, what is anoxia? Anoxia is the inadequate or decreased supply of oxygen to the lungs because of any extrinsic reason like hypoxia. Hypoxia मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट का कम होना, उसको हम बोलते हैं hypoxia। और एनोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इनटू द ब्लड। अब ये क्लासीफाई किया हुआ है आर्टीरियल हाइपोक्सिया, एनीमिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, या फिर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो वन बाय वन देखते हैं। आर्टीरियल हाइपोक्सिया इज ड्यू टू द लेस ऑक्सीजन टेंशन इन द आर्टीरियल ब्लड, जिसमें हीमोग्लोबिन इनकैपेबल है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने में, तो ये होता है आर्टीरियल हाइपोक्सिया ड्यू टू द ऑक्सीजन टेंशन। एनीमिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया में हम देखते हैं लोअर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ब्लड में, जिसके कारण ऑक्सीजन एफिनिटी प्रॉपर नहीं है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो का रेट बहुत कम है। और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में टिश्यूज़ में इनेबिलिटी क्रिएट होती है कि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर पा रही। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड द टिश्यूज़, ये हम बहुत ही डिटेल में पार्ट सेकेंड ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में समझ चुके हैं कि कैसे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। एंड लास्ट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ऑल लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़। तो लंग वॉल्यूम, इसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसके थ्रू हम जो है फंक्शंस ऑफ लंग्स को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज़ द लंग वॉल्यूम, ये क्या, टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करने के लिए होता है लंग वॉल्यूम्स। 4 तरह के होते हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ और वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन होता है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है अबाउट 500 ml और 0.5 लीटर्स। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक नॉर्मल एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के टाइम पे जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3300 ml और 3.3 लीटर्स। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में या नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर्ड करते हैं या फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है अबाउट 1000 ml और 1 लीटर। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्स एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एंड इन सब का सिग्निफिकेंस क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का? ये
हेल्प करती है ब्रीदिंग में, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन में, एरेशन ऑफ ब्लड में, उसके बाद कोलैप्स कंडीशन को प्रिवेंट करती है। और इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 1200 ml और 1.2 लीटर किसकी, रेसिडुअल वॉल्यूम की। नाउ नेक्स्ट इज लंग कैपेसिटीज़। लंग्स कैपेसिटीज़ इज लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट प्रोसेस में। तो ये भी 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज़ इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी, सेकेंड इज़ वाइटल कैपेसिटी, थर्ड इज़ फंक्शनल कैपेसिटी एंड फोर्थ इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी। फर्स्ट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ इंस्पायर्ड आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर हुआ है तो किससे बनी होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। डीप इंस्पिरेशन के बाद में जितना अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक्सपेल्ड करते हैं, तो इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, तो क्या बन गया, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जितना टोटल अमाउंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग होता है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज अबाउट 2200 ml और 2.2 लीटर्स। एंड लास्ट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर और एक्सपायर थ्रू द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी विच कैन डिनोट्स इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ का। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस कब आएंगे वाइटल कैपेसिटीज़ में, अकॉर्डिंग टू सेक्स। फीमेल्स में वाइटल कैपेसिटी कम होती है देन द मेल्स। बॉडी बिल्ड के कारण वाइटल कैपेसिटी स्लाइटली हैवीली बिल्ट होते हैं, हैवीली बिल्ट पर्सनस में जो है वो ज़्यादा होती है। पोस्चर्स में देखिए वाइटल कैपेसिटी स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा होती है देन इन द लाइंग पोजीशन। एथलीट्स में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा उनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है और वो हैवी वर्क करते हैं। ऑक्यूपेशन में वाइटल कैपेसिटी म्यूज़िकल ऑक्यूपेशनल लोगों में या फिर जो म्यूज़िकल विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूइड और बगल प्ले करते हैं उसमें वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है उनकी, और सीडेंट्री जॉब्स जो करते हैं उसमें वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो बेसिक टॉपिक्स थे हमने वो भी आज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले लिए हैं, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इज़ द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, इट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ CO2 प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ नोन एज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फूड स्टफ्स। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 1, प्रोटीन फैट्स में होता है ये 0.7, प्रोटीन्स में होता है 0.803, और ऑर्गेनिक एसिड में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है लेस देन 1, एंड मिक्स्ड डाइट जब हम लेते हैं तो वो होता है 0.85। सो ऑर्गेनिक एसिड में लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट में 1, मिक्स्ड डाइट में 0.8, प्रोटीन में 0.80 एंड फैट में होता है सबसे ज़्यादा 0.7, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्लेस करेंगे। कोई सजेशन हो या आप कुछ और सिस्टम जो अभी पहले पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।